सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है साथियों, तो ये आप लोग याद रखेंगे 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगला देखिए, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है साथियों, बताइए। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है साथियों, पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। मांडू का किला किसके द्वारा साथियों बनवाया गया था, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं दिलावर खान के द्वारा मांडू के किले को तैयार किया गया था। कह के भोजपुर मंदिर का निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था, बताने की कोशिश कीजिए। भोजपुर मंदिर का निर्माण आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं राजा भोज के द्वारा ही भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है, तो जो नर्मदा नदी है यही साथियों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहलाई जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल साथियों कहां पर है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जनापाव पहाड़ी से निकलती है और जनापाव पहाड़ी ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए, बेतवा नदी कहां से निकलती है, मुझे बताइए। तो बेतवा नदी आपसे साथियों यहाँ पर पूछी जा रही है, फटाफट आप लोग का आंसर क्या हो सकता है मुझे बताइए। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिएगा। तो बेतवा नदी कहां से निकलती है साथियों, विंध्याचल से निकलती है, आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो धूपगढ़ की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए एमपी जीके के सवाल हम लोगों ने देखे 10 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब जीके जीएस के साथियों वो सवाल देखेंगे जो आपकी परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो मैं कहूंगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो साथियों विशाख दत्त ये मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। बस बहुत तेजी के साथ साथियों इन क्वेश्चंस को आप लोग देखते जाइएगा। हिट रिफ्रेश की अगर बात करें, ये एक पुस्तक है, कई बार आपसे पुस्तक पूछी गई है और इस बार भी पूछी जाएगी। सत्य नडेला के द्वारा हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक लिखी गई थी। धौलावीरा राज्य ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, सबसे पहले 50 सवाल देखेंगे हम लोग, 50 सवाल देखेंगे पूरी जीएस के। उसके बाद साथियों रीजनिंग के सवाल होंगे और फिर साथियों मैथ के सवाल होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा है, तो साथियों कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा लोथल है। लोथल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो जौ आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हीनयान और महायान किस धर्म के दो पंथ हैं, तो ये तो साथियों बौद्ध धर्म के दो पंथ हैं, हीनयान और महायान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, तो मेगास्थनीज के द्वारा साथियों इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला देखिए, इनमें से किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है, तो कालिदास के द्वारा साथियों कुमार संभवम की रचना की गई है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा था, तो कौन सा था साथियों, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य था 2011 के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया था, तो सन 2000 में साथियों भारत ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया था, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को। उसके बाद देखिए, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो कौन सा ग्रह साथियों, नेपच्यून ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है। और पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, तब भी साथियों यानी कि यूरेनस की अगर बात करें तो आपका सवाल यूरेनस होगा, यूरेनस नहीं होगा साथियों, ये नेपच्यून होगा साथियों, है ना। क्या होगा, नेपच्यून होगा, यानी कि वरुण ग्रह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अच्छा, वर्तमान समय पर अब कितनी अनुसूचियां, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 21 की बात चल रही है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये बात साथियों किस में लिखी है, ये बात अनुच्छेद 89 में लिखी है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा साथियों आपातकाल की घोषणा की जाती है कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, करके संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद जो होगा वो अनुच्छेद 356 होगा, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कौन से मतलब कोई भी राज्य है अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, कि सीधे राष्ट्रपति वहां पर शासन करेंगे, नहीं कार्यकारी सरकार होगी, नहीं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री कामकाज करेंगे, नहीं साथियों जो उस राज्य का राज्यपाल होता है वो उस राज्य को देखता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस सवाल का। उसके बाद देखिए, 2 शब्द आपको दे रखे हैं, ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बुल और बियर शब्द ये कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये साथियों शेयर बाजार में इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो सेबी की अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर स्थित है, ये मुंबई में स्थित है, मुंबई आपका जवाब हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद चंद्रमा पर उछलती रहेगी,
या ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, या अंतरिक्ष में गिर जाएगी, या ऊपर ही चली जाएगी और कभी नीचे नहीं आएगी। तो इसमें से क्या आपका साथियों जवाब होगा, फटाफट मुझे बताइए। ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, तो आपका जवाब जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, हाइड्रोमीटर की बात चल रही है। हाइड्रोमीटर ही ये तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था। तो केवलर का आविष्कार साथियों स्टेफनी लुइस कोवलेक के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग साथियों याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार साथियों अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि रेडॉन के बारे में, रेडॉन गैस है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो रेडॉन गैस का रंग हरा होता है, हरा नहीं होता है। रेडॉन एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त रेडियोधर्मी गैस है, बिल्कुल सही। रेडॉन के कारण फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, बिल्कुल। रेडॉन एक अग्रिय गैस है, बिल्कुल सत्य। तो कौन सा असत्य है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला असत्य है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन दो गैसों से मिलकर बना है। तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना है, ऑप्शन आपका ए होगा। अगला देखिए, यानी निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों, टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है। तो काठ की लुगदी से साथियों रेयॉन का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि साथियों रेयॉन का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है, वुड पल्प से किया जाता है। रसायन यानी कि अगर बात करते हैं साथियों साइट्रिक अम्ल, ये रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, मैं कहूंगा अमीनो अम्ल मिलकर साथियों प्रोटीन बनाते हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन के है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो किसको दिया गया था साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, डोइजी एंड डैम को दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, संतरे में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है साथियों, विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन जिनका ए है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। तो मस्तिष्क को जो साथियों ऊर्जा मिलती है वो आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा साथियों ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था। तो साथियों कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये नेपाल में आयोजित किया गया था। करंट अफेयर के साथियों ये सवाल हैं। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है। तो मैं कह सकता हूं मेघालय राज्य की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मेघालय राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है। अगला देखिए, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो कितने प्रतिशत बढ़ा है साथियों, 15% बढ़ा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। तो कितने शिक्षकों का साथियों, 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कौन सी जीएसटी परिषद की बैठक ने कर स्लैब का विलय किया है। तो क्या आपका साथियों जवाब होगा, फटाफट मुझे बता दीजिए। 56वीं यानी कि साथियों 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने स्लैब का विलय किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सारे के सारे सवालों को रीजनिंग के बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। अगर आप वाकई में साथियों 30 में से 30 स्कोर करना चाहते हैं रीजनिंग के सेक्शन में, तो इन सारे सवालों को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो रीजनिंग का साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कहा जा रहा है कि अपराध का संबंध आपराधिकी से है, तो हृदय का संबंध रुधिर विज्ञान से होगा, या या ब्रह्मांड का विज्ञान ब्रह्मांड विज्ञान से होगा, मानव व्यवहार का संबंध मौसम विज्ञान से होगा, या पुष्प का संबंध फूलों की खेती से होगा। मैं कहूंगा जो इनमें संबंध लग रहा है वही संबंध साथियों इसमें है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का रीजनिंग का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक इसमें से अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए जिसमें सबसे अलग रूल लगाए। देखिए अगर हम बात करते हैं जी 7 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, एस 19 पर होता है, जे 10 पर होता है, एल 12 पर होता है, और पी 16 पर होता है, एल 12 पर होता है, एन 14 पर होता है, और साथियों जे 10 पर होता है, जे एफ 6 पर होता है, और एच साथियों 8 पर होता है। ठीक है ना, इतनी बात के लिए देखिए यहाँ पर आपके 4 माइनस किए गए हैं और यहाँ पर आपके 2 बढ़ाए गए हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर भी 4 माइनस किए गए और यहाँ पर भी 2 बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर साथियों तो 9 माइनस किए गए और यहाँ पर 4 माइनस किए गए, 2 बढ़ाए, यानी कि सबसे अलग जो है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यानी कि जैसे GHI से LKJ बनाया गया वैसे STU से यहाँ पर कौन से 3 लेटर बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जी 7 पर होता है, H 8 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12 पर होता है, K 11 पर होता है, J 10 पर होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें S 19 पर होता है, T 20 पर होता है, U 21 पर होता है। देखिए 7 से यहाँ पर अगर बात करें तो 5 हुआ है, 12 हुआ है, यानी कि कितना बढ़ाया गया है साथियों, 5 बढ़ाया गया है। 8 से 11 यानी कि 3 बढ़ाया गया, 9 से 10 यानी कि 1, और यही रूल साथियों आपको यहाँ पर लगाना है।
तो STU में भी साथियों आप क्या करिए, यही लॉजिक आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 19 में हम 5 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 पर क्या होता है x होता है। 20 में अब हम साथियों 3 बढ़ाएंगे 23, 23 पर w होता है। और अब 1 बढ़ाएंगे 22, 22 पर साथियों v होता है। x से w b कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि कंगारू कुदकना, यानी कि कंगारू कुदकता है। सांप की अगर बात करें तो रेंगना, काटना, चलना, कुंडलन। मैं कहूंगा साथियों सांप जो है ना वो रेंगता है, कंगारू कुदकता है। तो इस प्रकार आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों जैसे कि यहाँ पर 22 है, 22 से यहाँ पर क्या बनाया गया 333 बनाया गया। तो इसको एक काम करिए, 2 2 से 3 3 3 बनाया गया है, 4 4 4 4 से साथियों यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा साथियों ध्यान देंगे तो आपको एक चीज मिलेगी, 2 है तो 2 बार है, 3 है तो 3 बार है, 4 है तो 4 बार है। तो अब 5 होगा साथियों तो कितनी बार होगा, मैं कहूंगा 5 है तो 5 बार होगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कहने के साथियों 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो सबसे असंगत है यानी कि जो सबसे अलग है वो आपको बताना है। 825, 2321, 968, 1521। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 1521 की अगर बात करें तो ये साथियों 39 का स्क्वायर होता है। बाकी कोई साथियों किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, यानी कि ये नंबर वर्ग है लेकिन ये नंबर किसी के वर्ग नहीं है। तो सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि सभी डिब्बे जार हैं। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा साथियों आप लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सभी डिब्बे जार हैं, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये डिब्बे हो गए और सभी डिब्बे जार हैं, यानी कि ये सारे के सारे डिब्बे जार हो गए। करके कोई टिन डिब्बा नहीं है, तो मान लीजिए साथियों ये क्या होगा, ये टिन होगा और कोई टिन डिब्बा नहीं है। तो कोई टिन डिब्बा नहीं है तो कोई डिब्बा भी साथियों टिन नहीं हो सकता और कुछ जार भी टिन नहीं हो सकते। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ जार टिन है, कुछ जार टिन है के बारे में हमें नहीं बताया गया है। हमें इतना बताया गया है कि कुछ जार डिब्बे हैं, है ना, और कोई टिन डिब्बा नहीं है। तो कोई डिब्बा भी टिन नहीं हो सकता और कुछ जार भी, यानी कि इतने जार भी टिन नहीं हो सकते। तो ये आपका गलत है। सभी टिन जार है, सभी टिन जार कैसे हो सकते हैं भाई, तो ये भी गलत है। कुछ टिन भी जार नहीं है। तो मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है। कह रहे हैं कि कौन सा वेन आरेख बनेगा अविवाहित, विवाहित और व्यक्तियों के लिए। मान लीजिए ये व्यक्ति होगा, इसमें से कुछ व्यक्ति अविवाहित हैं और कुछ व्यक्ति विवाहित हैं। तो ऐसा आरेख बनेगा, ऐसा आरेख सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपको देखना है साथियों और बताना है आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कहने की साथियों सोनू यतेंद्र से लंबा है, अमित सोनू से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुमान खड़े हैं तो ठीक मध्य में कौन सा आएगा। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। सोनू यतेंद्र से लंबा है तो साथियों क्या है ना, अगर बात करते हैं सोनू जो है ना ये यतेंद्र से लंबा है, ठीक है। सोनू आपका यतेंद्र से लंबा हो गया, मतलब जो पहले है वो ज्यादा लंबा होगा। सोनू लंबा है, यतेंद्र छोटा है। कह रहे कि अमित सोनू से लंबा है, तो अमित जो है ना, अमित की अगर बात करते हैं साथियों ये आपका सोनू से लंबा है। और कहने के सुभाष अमित से लंबा है। सुभाष की अगर बात करते हैं साथियों सुभाष जो है ना, सुभाष जो है ना ये अमित से लंबा हो गया। कह रहे कि सत्तू सबसे लंबा है ना। तो कितने लोग थे, कितने लोग थे भाई, सत्तू सबसे लंबा। यदि वे अपनी लंबाई के अनुमान खड़े तो सत्तू सातु यहाँ पर आ जाएगा, ये सत्तू हो गया। तो ठीक मध्य में कौन सा है, 2 इधर कट करे 2 इधर कट करे, बचा अमित, यानी कि अमित जो होगा वो ठीक मध्य में होगा। और अमित कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और साथियों बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि JAGEV और F केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। F G के बाईं और सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें एक गोल मेज बना लेते हैं। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और 1 साथियों 6, कितने लोग हो गए, 6 लोग हमने बैठा दिए। अब कहा जा रहा है कि G के बाईं ओर F है, तो G को आप कहीं बना लें। मान लीजिए साथियों G को हमने यहाँ बना लिया। कहने कि अच्छा सबका मुंह केंद्र की तरफ है, G के बाईं ओर F है तो G के बाईं ओर F हमने बना दिया। कहने कि जो A के विपरीत है। अब जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, पहला वाला F है दूसरा वाला G है, यानी कि G के साथ तो विपरीत कौन होगा, A होगा। कहने कि A और J के बीच में V है, तो A और J यहाँ तो आ नहीं सकता, J यहाँ पर आ जाएगा। A और J के बीच में V है तो V आ गया। तो कहने कि E के बाईं ओर कौन है, तो E कहाँ गया, अच्छा बचा ई है, तो साथियों वो ई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। और कहने के ई के बाईं ओर कौन है, तो ई के बाईं ओर साथियों ए है, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 32 है, उसके बाद साथियों 144 है, उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा, और उसके बाद 2916 आएगा, और उसके बाद 13122 आएगा, और उसके अलावा साथियों उसके बाद 59049 आएगा। तो इसमें आपको आखिर बताना है कि यहाँ पर क्या आपका लॉजिक लग सकता है। साथियों फटाफट मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखने से मुझे लग रहा है क्या कि अगर हम इसकी किससे गुणा करें। देखिए अगर हम इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गुणा होगी, इसमें प्लस नहीं होगा, क्योंकि 13,000 से एकदम से 59,000 संख्या हो गई है। तो यहाँ पर साथियों प्लस
आपका नहीं होगा। देखिए अगर हम साथियों बात करें, मान लीजिए इसकी गुणा किससे कराएं, मुझे ऐसा लग रहा है 4 से गुणा कराएं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, ये तो 128 आया। अच्छा अगर 5 से गुणा कराओ तो क्या आता है, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 116 यानी कि इसके बीच की संख्या ऐसा तो नहीं ना 4 से होगी ना 5 से होगी, बल्कि 4.5 से गुणा होगी। तो एक बार 4.5 से गुणा करके देखिए और फिर मुझे बताइए, है ना, फिर मुझे बताइए। यानी कि अगर 32 की गुणा हम 4.5 से करते हैं तो कितना आता है सातों, एक बार देखकर बताइए। 5 दूना 10 आ गया, 5 तिया 15 और आपका 16 हो गया, है ना। और अगर बात करें, एक सेकेंड, 4 दूना आपका 8 हो गया, 4 तिया आपका 12 हो गया, 0 ये आपका कितना आ गया, 14 आ गया, और ये आपका 4 और ये आ गया, ठीक है ना। चलिए, और एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, 144 आया। बिल्कुल सातों, ये तो बिल्कुल सही है। अब सातों अगर बात करें, क्या यहाँ पर भी 4.5 से गुणा की गई है, अगर की गई है, क्या अगर सातों यहाँ पर ये काम किया गया है तो ये काम हम सातों इसमें भी करा देंगे और आंसर ला देंगे। सबसे पहले 2916 की गुणा आप किससे करा लीजिए, आप साथियों 45 से करा लीजिए, पॉइंट हम लगा देंगे। 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 8 हो गया, 5 टीम आपका 45 हो गया, ठीक है ना। 5 दूना 10 और 4 आपका 14 हो गया, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, 4 कम 4 2 6 हो जाएगा, 4 नीम 36, है ना। 4 दूना 8 9 10 11 हो जाएगा, आपका 0 आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, और आपका 11 आ गया, 3 और 1। देखिए साथियों, है ना, वही चीज आ रही है, पॉइंट लगा दीजिए, एक नंबर के बाद 45 में था तो 13,122 आया है। यानी कि अब हमें निश्चित तौर पर ये बिल्कुल फिक्स हो गया है कि 144 की गुणा आपको 4.5 से ही करानी है, आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौक आपका 20 हो गया, 5 चौक 20, 2 22 हो गया, ये 7 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ गया, 4 चौक 16 1 70 आ जाएगा, 4 कम 4 और 1 5 आ जाएगा, 0 आ गया, 8 आ गया, 14 आ गया, 6, यानी कि 6480 यहाँ पर आएगा। क्या 6480 यहाँ पर, अच्छा एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 648 आएगा, और 648 मुझे ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि ए है, बी डी है, सी आई है, डी पी है, उसके बाद कौन से दो लेटर यहाँ पर आएंगे। देखिए ऐसा तो नहीं साथियों, यहाँ पर ए से बी हुआ है, बी से सी, सी से डी, तो डी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब इसको देखिए साथियों, ए से डी हुआ है यानी कि कितना बढ़ाया गया है, 3, है ना, 3 बढ़ाया गया। डी से आई यानी कि 4 से हुआ है साथियों ये 9, तो कुल मिला के यहाँ पर 5 बढ़ाया गया है। 9 से हुआ है 16, तो यहाँ पर साथियों 7 बढ़ाया गया है, तो 3 5 7 मैं कहूँगा अब 9 बढ़ाया जाएगा। तो अगर 16 में आप साथियों 9 बढ़ा दो तो पूरा 25 आ जाएगा, यानी कि वाई आ जाएगा। तो ई वाई कहाँ पर लिखा हुआ है, ई वाई आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि जी एच आई जे और के एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, एक पंक्ति बैठे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और एक साथियों 5, ये 5 लोगों के बैठने की जगह हमने यहाँ पर बना ली। कह रहे कि जे ना तो एच के बगल में बैठा है और ना ही के बगल में बैठा है, के बगल में बैठा है, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ है नहीं साथियों, के बगल में। उसके बाद यहाँ शुरू होता है जे अंत में नहीं है, ठीक है भैया, तो जे अंत में नहीं, कह रहे कि एच जी के बाईं ओर बैठा है, तो एच जी के बाईं ओर बैठा है, तो मान लीजिए जे अगर हम जी यहाँ पर बैठा ले और जी के बाईं ओर एच बैठा है तो साथियों एच को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। अब एक बार फिर से पढ़िए, कह रहे कि जे ना तो एच के बगल में बैठा है, तो एच यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, सॉरी एच यानी कि जे यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको साइड में बनाया है। और ना ही के यानी कि जे जो है ना के आसपास भी नहीं बैठ सकता है, यानी कि अगर हम जे यहाँ पर बैठा ले तो के हमें यहाँ पर बनाना होगा, अगर हम के यहाँ पर बैठा ले तो जे हमें यहाँ पर बनाना होगा। यानी कि उसके बाद के बाईं ओर कौन है, के बाईं ओर कौन है, देखिए बचा अब एक ही है, आई ही बचा है, तो आई बैठेगा, के बाईं ओर आई बैठेगा। आई कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको देखना है साथियों इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए कह रहे कि एक निश्चित कोड भाषा में ADMIT को BFPMY के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उस कोड में CARD को कैसे कोडबद्ध किया जा सकता है, बताइए। देखिए ए 1 पर होता है, डी 4 पर होता है, एम 13 पर होता है, आई साथियों 9 पर होता है और टी 20 पर होता है, 20 2 पर होता है, एफ साथियों 6 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है, एम 13 पर होता है, वाई आपका 25 पर होता है। देखिए 1 से 2 हुआ है, 1 बड़ा है, ठीक है, 4 से 6 हुआ है, 2 बड़ा है, 13 से 16 हुआ 3 बड़ा है, 9 से 13 हुआ 4, फिर 5 बड़ा है। तो यही चीज हम इसमें करेंगे, सबसे पहले 1 बढ़ाएंगे तो साथियों डी आ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो साथियों सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब आर में 3 बढ़ाएंगे तो यू आ जाएगा, डी में साथियों 4 बढ़ाएंगे तो एच आ जाएगा, तो कुल मिला के डी सी यू एच कहाँ पर लिखा हुआ है, डी सी यू एच आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहेंगे साथियों ग्रेड के लिए ये नंबर्स हैं और फाइनल के लिए ये नंबर्स हैं, तो रेगल के लिए साथियों क्या नंबर होंगे। ऐसा तो नहीं साथियों कि ये कोड हो, जैसे कि जी का कोड 6 हो, आर का कोड 2 हो। अब यहाँ पर आर है तो अगर हम 2 कोड लिख लें तो कोई दिक्कत, क्योंकि 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद ई जी का कोड आपको बताना है, ई तो हमें यहाँ से मिल जाएगा यानी कि 1, जी हम यहाँ से ढूंढ लेंगे, जी तो कहीं जी, अच्छा जी ये हो गया 6 आ गया, ठीक है। ए एल की अगर बात करें तो ए यहाँ से मिल जाएगा 4, और एल की बात करें एल हमें यहाँ से मिल जाएगा 7, यानी कि 21,647 कहाँ पर लिखा हुआ है, 21,647 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है।
अगला देखिए साथियों, तो अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो इन मैथ्स के भी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से साथियों आप लोग देख लीजिएगा। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर मैं लाया हूँ। चलिए तो साथियों मैथ को यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी 40 दिनों में और 16 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यानी कि कहा गया है साथियों ए जो है ना ये 40 दिन में एक कार्य पूरा करता है, और बी की अगर बात करते हैं तो ये 16 दिन में एक कार्य पूरा करता है। वही कार्य ए ने अकेले कार्य शुरू किया और फिर 12 दिनों के बाद बी ने कार्य पूरा होने तक ए के साथ काम किया। बी के कार्य में शामिल होने के बाद कार्य कितने समय तक चला, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि दोनों नंबर से कटे। मैं कहूंगा वो नंबर 80 है। 40 दूना 80, 16 पंजे 80, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करते हो, बी एक दिन में साथियों 5 काम करता है। ए द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा 1, और बी द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा साथियों 5। पहला पॉइंट यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर कहा गया कि ए ने अकेले भी कार्य शुरू किया और 12 दिनों के बाद यानी कि 12 दिन तक काम करता है, डेली 2 काम करता है, यानी कि कितना काम कर लिया साथियों 24 काम कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टोटल काम तो 80 है, 24 काम ए कर चुका है। अब कितना काम बाकी है जरा देखिए साथियों। मैं कह सकता हूँ साथियों कितना काम बाकी है ना, ये आपका 7 हो जाएगा। ये आपका 56 काम बाकी है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों 56 काम यहाँ पर जो है ना वो अभी आपका साथियों बाकी है। चलिए तो 12 दिनों के बाद 12 दिन तक ए काम करता है, 24 काम कर लेता है। अब 56 काम साथियों बाकी है ना। 12 दिनों के बाद बी ने कार्य पूरा होने तक ए के साथ काम किया, यानी कि अब 56 काम जो निपटाते हैं वो 2 और 5 एक दिन में 7 काम करेंगे दोनों लोग मिलकर। तो अब साथियों बी ने कार्य पूरा होने तक ए के साथ काम किया। बी के कार्य में शामिल होने के बाद कार्य कितने समय तक चला। अब ये काम कितने समय तक चलेगा, 7 7 49, 7 8 56, यानी कि 8 दिन तक चले साथियों चलेगा। तो 8 आपका जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था साथियों ये। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि एक वस्तु को 4000 में बेचा गया था, अगर 10% की छूट दी गई होती तो 20% का लाभ होता। बहुत अच्छा सवाल है। एक वस्तु को 4000 में बेचा गया था, अगर 10% की छूट दी गई होती, 10% की छूट दी गई होती, यानी कि इसको अगर 90% में बेचा जाता तो देखिए कितने की बिकती साथ हुई है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। आपका ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से अगर बात करें 9 चौक आपका 36, यानी कि 3600 आपका ये हो जाएगा। 4000 की वस्तु को अगर 10% की छूट दी जाती तो वो 3600 रुपए में बिकती। कहा जा रहा है कि तो लाभ 20% का लाभ होता है, यानी कि कितने का साथियों लाभ होता, 20% का कुल मिला के यहाँ पर साथियों लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये 20% के लाभ के साथ इतने रुपए की जा रही है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 120% की वैल्यू है। आपको 100% की वैल्यू निकालना, ये देखिए हो गई आपकी 1% की वैल्यू, 120 नीचे आ जाएगा। 100 से गुणा करा दोगे, 100% की वैल्यू हो गई तो 20 छंग और 20 पंजे, 6 से कट होगा सातों 6 छंग 36 और 5 छंग आपका 30, यानी कि 3000 आपका जो आया है ये वस्तु का लागत मूल्य आया है 3000। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि बिना किसी स्टॉप पर रुके, क्या आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना किसी स्टॉप पर रुके एक बस की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब यह स्टॉपों पर रुकती है तब इसकी चाल 56 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकी। ऐसा सवाल सातों आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए क्या आएगा, आपसे कहा जाएगा बस बिना रुके जो चल रही है ना तो उसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगर रुक रुक कर चल रही है तो उसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। इसका एक सूत्र होता है साथियों, बिना रुके चाल यानी कि नॉन स्टॉप जो चल रही है उसमें से आपको रुक रुक कर जो बस की चाल चल रही है उसको साथियों घटा देना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। और नीचे आपको लिखना है जो बिना रुके चाल है वो, यानी कि ये बड़ी वाली चाल आपको यहाँ पर लिखना है और इसकी गुणा आपको 100 से कर देना है। आपका आंसर यहाँ पर 100 से नहीं साथियों, एक सेकंड इसको रेस कर देता हूँ। यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो इसकी गुणा आपको साथियों 60 से कर देना है। तो 60 से इसकी साथियों यानी कि 60 मिनट से इसकी गुणा करना है। क्यों, क्योंकि आंसर हमें मिनट में चाहिए है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको साथियों जरा करिए आप, कितना यहाँ पर से आएगा साथियों, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, ये आपका 14 हो गया, आपका ये 60 हो गया, ये आपका 70 हो गया, 14 एवं 14 पंजे 70 हो जाए, 5 से कट होगा 12 आ जाएगा, यानी कि 12 मिनट आपका जवाब आ जाएगा। तो मैं कहूँगा प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है, 12 मिनट के लिए रुकती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि 31 25 17 23 45 59 का माध्यक आपको बताना है। क्या आपको बताना है साथियों, माध्यक आपको बताना है। तो कभी भी कुछ नंबर आपको दे रखे हैं और उनसे साथियों माध्यक आपसे पूछा जाए या माध्यिका आपसे पूछी जाए तो इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो नंबर है साथियों वो 6 है, यानी कि कितनी संख्या है साथियों, सम संख्या है। तो अगर नंबर की वैल्यू सम हो यानी कि 6 8 10 या 4 ऐसे संख्याएं हो तो एक सूत्र लगता है। वो सूत्र मैं आपको साथियों बतला देता हूं। माध्यिका का सूत्र वहां पर क्या लगता है, देखिए n/2 वे पद का मान प्लस n प्लस
n+2/2 वे पद का मान, ठीक है ना, और बटे इसकी भाग आपको कर देना है 2 से। तो अब एक तरीके से बात करें उससे पहले हमें एक और काम करना होता है साथियों, इनको आरोही क्रम में लिखना होता है। इनको आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटा पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा साथियों उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है साथियों 17 है, उसके बाद 23 है और फिर साथियों 25 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद साथियों 45 है और फिर साथियों यहाँ पर 59 है। तो ये आपने साथियों यहाँ पर इसको आरोही क्रम में भी लिख लिया। अब देखिए n/2, n क्या है साथियों 6 है, n बराबर 6 है तो 6/2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा 3वें पद का मान आ जाएगा। और फिर n+2 यानी कि 6+2 8/2 क्या आ जाएगा साथियों 4 आ जाएगा, यानी कि 4वें पद का मान आ जाएगा। बटे क्या है साथियों बटे 2 है, इसको कैलकुलेट करिए। 3वें पद का मान क्या है 1 2 3, 3वें पद का मान 25 है तो 25 आएगा, ऐसे करना है आपको। चौथे पद का मान क्या 31 है तो साथियों यहाँ पर 31 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। इसको जोड़िए जरा साथियों, 1 और 5 6 हो जाएगा, 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, बटे 2 की अगर बात करें 2 दूना 4 2 अट्ठे साथियों कितना आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो 28 आपका यहाँ पर आया है, यानी कि इसकी माध्यिका जो निकल कर आएगी वो 28 निकल कर आएगी। और जिनका भी आंसर जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों आपका जवाब। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों देखिए 7 × 6 + 5 - 15 ब्रैकेट बंद है, भाग 4 है, फिर +6 है, फिर भाग 3 है, -4 है, +18 भाग 3 है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। 6 × 36 6 × 7 42, 42 + 5 कितना हो जाएगा साथियों 42 47 हो जाएगा। 47 में से 15 घटेगा तो घटाइए 2 बच गया 3, यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ गया साथियों 32 आ गया। अब देखिए भाग 4 है प्लस आपका इसकी जगह देखिए 3 × 3 3 दूना 6 2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, प्लस 18 भाग 6 3 है ना, तो 3 × 18 यानी कि 6 आ जाएगा। 4 × 8 32, इसकी जगह पर 8 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, -4 प्लस आपका 6 आ जाएगा। 8 + 2 आपका 10 हो जाएगा, -14 प्लस 6 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 6 बचेगा तो 6 + 6 आपका 12 हो जाएगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है क्या, आपसे कहा जा रहा है कि एक आयत के परिमाप, एक आयत का परिमाप, एक ये आयत हो गया और चौड़ाई के बीच का अनुपात। अच्छा, एक आयत के परिमाप और उसकी चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 310 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर बात करते हैं साथियों आयत के परिमाप की, क्या आयत के परिमाप का अनुपात और आयत की चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर साथियों हमें दे रखा है। कितना है साथियों यहाँ पर 3:1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस आपका चौड़ाई, ठीक है। और अगर चौड़ाई की यहाँ पर अगर साथियों अगर हम लोग बात करें, चौड़ाई ये भी है ना, ब्रीथ कहलाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर साथियों बात करें तो अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर हम लोग कराए तो कैसे करा सकते हैं। देखिए यानी कि ये आपका 3 है, ठीक है ना, और ये आपका साथियों क्या है, ये आपका यहाँ पर 1 है। अब साथियों इन दोनों चीज़ों की अगर बात करें इनका हमें अनुपात पता है। अनुपात कैसे पता है, एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं। देखिए अगर हम साथियों ये आपका परिमाप हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं साथियों, परिमाप हो गया और ये आपकी चौड़ाई है, इसका अनुपात जो दे रखा है परिमाप और चौड़ाई का 3:1 दे रखा है तो 3:1 हो गया। अब 1 की गुणा इससे होगी तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी गुणा 3 से होगी तो ये 3 भी हो जाएगा। तो एक काम करिए, इसको आप क्या करिए साथियों, इसको आप इसकी गुणा साथियों इससे करा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 भी हो जाएगा, है ना। एक स्टेप साथियों कम आपकी होगी। चलिए तो ये क्या हो गया साथियों 3b आपका हो गया। अब एक काम करिए इसकी गुणा कराइए 2l, 2 की l से तो 2l हो जाएगा, 2 की b से 2b हो जाएगी, 3b हो गया, है ना। अब देखिए साथियों 2l आपका ये हो गया बराबर 2b, इधर है बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3b - 2b, तो क्या बचेगा साथियों सिर्फ b बचेगा। तो यहाँ पर b आपको पता चल चुकी है, b क्या है, b चौड़ाई है, यानी कि चौड़ाई कितनी है 2l है ना, l जितनी है उसकी डबल है तरीके से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब चौड़ाई जो है चौड़ाई की डबल होगी साथियों ये लंबाई आपकी। इतनी बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और आयत की लंबाई पूछी जा रही है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना है साथियों 310 है। अब अगर बात करते हैं साथियों लंबाई तो l है आपकी, चौड़ाई कितनी है, b का मान 2 है तो साथियों यहाँ पर 2l आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 310 आ जाएगा। l गुणा 2l कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2l स्क्वायर बराबर साथियों 310 हो जाएगा। l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साथियों 310, ये 2 से भाग होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 155 हो जाएगा। अब l आपको बताना है लंबाई कितनी है आयत की, l स्क्वायर बराबर 155 आ जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा साथियों यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर होता है। देखिए अगर हम 12 की अगर बात करें, ऑप्शन भी देखिएगा, तो कितना होता है 144 होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 पहुंच जाएगा, यानी कि मामला इसके बीच होगा, कहीं ना कहीं साथियों 12.5 के आसपास मामला होगा। तो एल बराबर कितना निकलेगा साथियों 12.5 के आसपास निकलेगा, लेकिन 12.5 तो नहीं है, 12.45 है, तो यही आपका जवाब होगा। अच्छा सवाल था, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको दोबारा आप लोग एक बार देख लेंगे क्योंकि परीक्षा में साथियों ये आपके सवाल आएगा।
उसके बाद देखिए अगला सवाल करेंगे, दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से 80% और 50% अधिक हैं, तो ए और बी का अनुपात है। देखिए तीन संख्याएं ए, बी और साथियों सी, ए और बी तीसरी संख्या से, यानी कि ए की अगर बात करें तो ये इससे 80% अधिक है और बी की बात करें तो ये 50% अधिक है। इतनी बात क्लियर। मान लीजिए सी अगर 100 है, तो अगर ये 80% अधिक है ए तो ये 180 हो जाएगा, 50% अधिक है तो ये 150 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ए और बी का अनुपात, ए का ये बी का ये है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 संग 18, 3 पंजे 15, यानी कि 6:5 हो जाएगा। ए अनुपात बी का अनुपात, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया बेसिक क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक दो सवाल साथियों और देखेंगे, उसके बाद बस विराम हो जाएगा। उस पुल की लंबाई पूछी जा रही है, उस पुल की लंबाई से एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 36 सेकंड में पार करती है। आपकी साथियों पुल की लंबाई बताना है। देखिए अगर कभी भी साथियों ट्रेन की लंबाई और पुल वगैरह की लंबाई ये सब दे रखी हो तो दूरी क्या होती है? दूरी मैं आपको बता चुका हूँ। दूरी आपकी साथियों ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है प्लस पुल की लंबाई, ये आपकी दूरी होगी, है ना। और अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों पुल की लंबाई पूछी गई, ये पुल की लंबाई पूछी गई है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर समय भी दे रखा है, 36 सेकंड समय दे रखा है, तो ये दूरी बटे समय, यानी कि यहाँ पर चाल आना चाहिए। तो चाल कितनी है? चाल साथियों आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सारी चीजें मीटर प्रति सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं साथियों 5/18 से ही गुणा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें साथियों, देखिए 3 छंग आपका 18 हो गया। एक काम करिए साथियों, चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 छंग 18 और 3 गुणा 6 20 हो गया। 6 से अगर इसको आप कट करोगे साथियों, 6 छंग आपका 36 हो जाएगा। अब 6 की गुणा कर देखिए, ये आपका कितना हो गया? 100, और 6 से इसकी गुणा करोगे तो ये 600 हो जाएगा, बराबर आपका 400 हो गया, प्लस आपका पी हो गया। अब पी बराबर देखिए 400 उधर चला जाएगा, 600 माइनस 400 कितना बचेगा? 200 बचेगा, यानी कि साथियों पुल की लंबाई जो होगी वो 200 मीटर होगी। 200 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जेड एक काम 8 दिन 20 दिन 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके वो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कि 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स करता है 8 दिन में, वाई करता है 20 दिन में और जेड करता है साथियों 25 दिन में। एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि तीनों नंबर से कट जाए। मेरे हिसाब से वो 200 नंबर होगा। देखिए 20 धाम 200 और 25 अट्ठे, और अगर इसकी बात करें तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। एक सेकेंड, 8 एकम 8 और आपका साथियों 8 दूना 16 हो गया, ठीक है ना। और आपका 8 पंजे 40 हो गया, यानी कि 25 यहाँ पर आ जाए। यानी कि एक्स एक दिन में 25 काम करता है, वाई एक दिन में 8 काम करता है, सॉरी जेड एक दिन में 8 काम करता है, वाई एक दिन में साथियों 10 काम करता है। और टोटल काम कितना है? टोटल काम आपका साथियों 200 है। टोटल काम कितना है? टोटल काम की अगर बात करें साथियों आपका 200 यहाँ पर, ठीक है। अब कहा यह जा रहा है अगर टोटल काम 200 है ना, अब डेली कितना काम हो रहा है साथियों? तीनों मिलकर डेली कितना काम कर रहे हैं, तभी तो हम पता कर पाएंगे साथियों। अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो ये 200 काम कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? 35 हो जाएगा, 35 और 43 हो जाएगा, यानी कि अब इसकी भाग हो जाएगी तो इतना काम आपका आ जाएगा, यानी कि इतने दिन का समय लगेगा। और 200/43 कहाँ पर लिखा हुआ है? 200/43 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। 11 + 4 - 9 गुणा 1, 1/4 का 3। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें भाग भी नहीं सॉल्व होगी, ये का वाला सॉल्व होगा, यानी कि 4 तियां कितना हो जाएगा साथियों? 12 हो जाएगा। फिर आपका भाग आ जाएगा, 1 आ जाएगा, गुणा आपका साथियों 9 आ जाएगा, और -11 + 4 यानी कि यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर देखिए 15 - 9, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा? गुणा 1/12 हो जाएगी। ये कैलकुलेट हो सकता है 3 तियां 9, 3 चौक 12 से, यानी कि यहाँ पर हो गया 15 - 3/4 हो गया। 15 चौक कितना हो जाएगा साथियों? 60 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए अब कितना आपके सामने आएगा? 57/4 आएगा। और 57/4 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।